ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल 15 से 30 साल के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इंडियन फैमिलीज में नॉर्मली हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि बालों में ऑयल लगाओ, तेल लगाओ। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक करके आता है, दीज टू कंपोनेंट्स कैन एक्चुअली रिटार्ड द ग्रेइंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारे जब एक सफ़ेद बाल आता है, 2 सफ़ेद बाल आता है तो मम्मी बोलती है कि इसको थोड़ा मत, नहीं तो 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। बोनी कपूर जी का जो बॉल्डनेस का ग्रेड था दैट इज ग्रेड 6-7 बॉल्डनेस, जिनको बाकी डॉक्टर्स और बाकी क्लिनिक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब ये बताते हैं कि यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। इतने से एरिया में हमारे 1000 बाल हो सकते हैं, पर ट्रांसप्लांट के टाइम पे 1000 की जगह वो 500 बाल लग रहे हैं। हाँ, ट्रांसप्लांट से हम एक क्रिएट करते हैं इल्यूजन ऑफ फुलनेस और डेंसिटी और कवरेज। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर जो बाल होते हैं उनमें भी उतना ही हेयर फॉल होता है जितना नेचुरल होता है। आजकल मेल्स को बियर्ड रेस्टोरेशन उसकी प्रॉब्लम अगर वो करवाना है तो आप सर के बाल उठा के बियर्ड में लगाते हो। इट एंड्स अप गिविंग कंप्लीटली एनिमलिस्टिक बियर लाइक अपीयरेंस। तो इज इट पेनफुल? आलिया भट्ट के बाल हमेशा एक ही सिमेट्री में होते हैं, शाइनी होते हैं। इज इट ऑल नेचुरल और कॉस्मेटिक? Shine is not something which can be produced medically or by any medical intervention. Shine is due to the hair styling products. तो अभी जो एल्विश यादव हम देखते हैं जी। इट इज बिकॉज ऑफ यू। हेयरलाइन तो आपकी वजह से है। जी जी जी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पता नहीं है, हम अनजाने में हम अपने बालों के साथ गलत करते जा रहे हैं। सो कैंसर पेशेंट्स के लिए ये सेफ है अगर वो किसी और का हेयर अपने सर में लगवाना चाहें। सेलिब्रिटीज़ के लिए कुछ अलग प्रोसीजर है या कॉमन मैन के लिए अलग प्रोसीजर है? दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें, और हमारे बाल, हमारे हेयर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी ब्यूटी को। पहले के ज़माने में ग्रेइंग ऑफ हेयर को बुढ़ापा माना जाता था, लेकिन आजकल 15 से 30 साल के लोगों में भी ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा गया है। 10 में से 9 लोग जेनेटिक हेयर फॉल रिपोर्ट करते हैं। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे अपने पॉडकास्ट में ऐसे डॉक्टर से जो पिछले 15 साल से 16,000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल केसेस हैंडल कर चुकी हैं। कॉमन लोग से लेकर सेलिब्रिटीज़ जैसे कि बोनी कपूर, एल्विश यादव के भी हेयर ट्रीटमेंट उन्होंने किए हैं। सो प्लीज़ स्वागत करते हैं डॉक्टर आरिका बंसल का भविष्यवाणी पे। स्वागत है मैम। थैंक यू भविष्य फॉर विजिटिंग यूजेनिक्स टुडे। आज एक संडे का दिन है बट आपने टाइम निकाला यहाँ पे आने के लिए। सो मच थैंक यू एंड फीलिंग ऑनर्ड टू बी हियर। सेम है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में पूछा कि ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल 15 से 30 साल के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों लोगों के बाल इतनी जल्दी ग्रे होना शुरू हो गए हैं? देखिए, ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है जब हमारे हेयर के रूट्स में मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स खत्म हो जाते हैं। मेलानिन इज द पिगमेंट विच प्रोवाइड्स ब्राउन कलर टू आवर स्किन एंड अ ब्लैक कलर टू आवर हेयर। सो वो जो सेल्स जो खत्म होते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। टेक्निकली 16 या 18 साल की उम्र के बाद ग्रेइंग इज नॉट कंसिडर्ड पैथोलॉजिकल, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। अगर कोई 18 साल की उम्र के बाद बाल ग्रे हो रहे हैं तो वो किसी डिजीज़ में नहीं आता। तो उसका बट फिर भी जनरली, हालांकि 18 की उम्र के बाद सब बाल सफ़ेद होना इज़ नॉर्मल, बट फिर भी यूजुअली लोगों के बाल 40 या 50 साल की उम्र में यूजुअली ग्रे होते थे। अब वो एज प्रीपोन होती जा रही है, द रीज़न बीइंग स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर सम साइलेंट अंडर करंट थिंग्स विच कॉज फास्टर एजिंग। तो जब आपका एजिंग का प्रोसेस एनहांस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, नींद आप पूरी नहीं कर रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं है, और इतने सारे हमारे को पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स एक्सपोजर हो रहा है थ्रू एयर एंड द फूड एंड द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग, probably those are the factors which are contributing to faster aging and hence causing graying at young age. बट इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं केनाइटिस, जिसमें कि यंग बच्चे जो कि 15 साल से भी कम उम्र के हैं उनके बालों में भी ग्रेइंग हो रही है। वो होता है एक हेरिडिटरी रीजंस की वजह से भी हो सकता है, और कैल्शियम पैंटोथिनेट नाम के विटामिन और कैल्शियम नाम के मिनरल की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। इसको बोलते हैं केनाइटिस। इसके अलावा कुछ रेयर स्किन डिजीजेज हैं जैसे कि सफ़ेद दाग की बीमारी, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। व्हेन इट हैपन्स ऑन द स्कैल्प इट कैन कॉज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ग्रे पैच, तो उसको बोलते हैं पोलियोसिस। तो वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिस कारण से ग्रेइंग हो सकती है एक लोकलाइज्ड पैची एरिया में। तो ग्रेइंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हम सबको करना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और
हमारे को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए ताकि हमारी ग्रेइंग लेट हो और स्पीड ऑफ ग्रेइंग भी कम हो। तो अगर हम जैसे डेली हम इंडिया में तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इसके अलावा हमें कोई मल्टीविटामिन्स या कुछ और हमें एक्स्ट्रा विटामिन सपोर्ट लेना चाहिए ताकि हमारी ग्रेइंग कम हो और वी कैन डिपेंड टोटली ऑन आवर फूड? देखिए अभी जो हमारे जो फूड का जो प्रोड्यूस है दैट इज़ नॉट एज गुड जो हमारा पुराने ज़माने में होता था। आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू नहीं बन रही हैं हमारी दालें, सब में फर्टिलाइजर्स और वो डाल के उनको ग्रो कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि सॉलिड फूड में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए हैं। तो अगर किसी ने ग्रेइंग को अर्ली एज पे नोटिस किया तो उनको सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो स्पीड कम हो सकती है। बट फूड इज़ वन पार्ट, बाकी लाइफस्टाइल तो आपके हाथ में है ना, विच इज़ योर एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपके जो आप थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो यू कैन गेट रिड ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू क्रॉनिक स्ट्रेस। तो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स विल प्ले अ रोल इन रिटार्डिंग द ग्रेइंग प्रोसेस एंड डिलेइंग द ग्रेइंग प्रोसेस। बट मुझे लगता है कि खान पान का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, साथ में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए ताकि ग्रेइंग लेट हो। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आपका आ जाता है कैल्शियम पेंटोथेनेट और एक पाबा करके आता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ऑल दीज टू कंपोनेंट्स कैन एक्चुअली रिटार्ड द ग्रेइंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो जैसे ना बचपन में क्या होता है, हमारे जब एक सफ़ेद बाल आता है, दो सफ़ेद बाल आता है, तो मम्मी बोलती है कि इसको तोड़ा मत नहीं तो दो आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे। इज इट अ मिथ या एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हम अपने सफ़ेद बाल निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं? नहीं, दिस इज़ टोटली अ मिथ कि आप एक बाल को अगर ग्रे कर मतलब वो करोगे, प्लग कर दोगे तो उससे आसपास के बाल ग्रे और हो जाएंगे, दैट इज़ तो अ मिथ टोटली। बट ग्रेइंग एक बार शुरू होती है तो जनरली टेंड्स टू बी प्रोग्रेसिव। तो लोगों को लगता है कि भाई प्लग करने की वजह से और बाल ग्रे हो गए, वैसा नहीं है। तो जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अपने बाल प्लग करते हैं और उनको लगता है कि उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। सो कैन प्लकिंग ऑफ हेयर ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस? नॉट एट ऑल, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। प्लकिंग ऑफ हेयर से स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट प्लकिंग ऑफ हेयर से आपका जो हेयर रूट है डैमेज हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। मेरे पास काफ़ी सारे यंग विमेन आते हैं जिन्होंने अपना आईब्रो बनवाया, आईब्रो के बाल आपने देखा कितने पतले होते हैं, तो जिसकी आईब्रो बहुत मोटी है, बुशी है, वो तो आईब्रो बनाए। बट जिन विमेन के आईब्रो का नेचुरली बाल बहुत पतला है और इतनी थिक नहीं है, वो भी आईब्रो बनवाने के चक्कर में they tend to lose those hair, that is due to plucking, so unnecessary plucking should be avoided. ओके तो मेरी एक फ्रेंड है जिसके आईब्रोज पे बहुत कम बाल थे, तो उसने अपना उसको आईब्रोज पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना था। सो डॉक्टर डिड सम लाइक उसने यहाँ से थोड़े से बाल लेके आईब्रोज पे लगा दिए हैं, बट देन जैसे अभी हमारे आईब्रोज के बाल स्मूथ होते हैं, सो उसके बाल ऐसे स्पाइकी आने लगे हैं। सो इट हैपेंस नेचुरली और उसका कुछ गलत ट्रांसप्लांट हो गया होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एवरीवन शुड नो अबाउट इट। देखिए, ट्रांसप्लांट आईब्रो रेस्टोरेशन हैज़ सम ड्रॉबैक्स। वो एक 100% एक्यूरेट पूरा नेचुरल दिखने जैसा ट्रांसप्लांट नहीं होता जो हम आईब्रो रेस्टोरेशन के लिए करते हैं, क्योंकि आईब्रो का जो नेचुरल बाल है वो बहुत ही पतला होता है और आपने देखा होगा बहुत फ्लैट ग्रो करता है स्किन के ऊपर। जब हम सर्जिकली वहाँ पे बाल लगाते हैं तो जो बाल लगाया, एक तो वो थोड़ा नेचुरल आईब्रो से थोड़ा मोटा होता है, दूसरा हम कितना भी कोशिश करके उसको पूरा 0 डिग्री पे लगाएं, जब वो फाइनली ग्रो करता है तो उसका एंगल 5 to 10 डिग्री तक एलिवेट हो जाता है। तो क्योंकि हमने पूरा 0 पे लगा दिया, पर वो एंगल ऑफ इमरजेंट हेयर बिकम्स 5 to 10 डिग्रीज, सो वो उतना वो नहीं लगता, फ्लैट नहीं लगता, ना फाइन लगता। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट एवरीवन शुड नो, कि जैसे हमारे नेचुरल आईब्रो के बाल लंबे नहीं होते, जो ट्रांसप्लांटेड आईब्रो के बाल हैं वो लंबे होते हैं, तो उनको हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार कट करना ज़रूरी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हर किसी को पता होने चाहिए बिफोर दे अंडरगो आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगी, रियलिस्टिक रिजल्ट्स, नॉट सम काइंड ऑफ फोटोशॉप्ड और वेरी आइडियल लुकिंग रिजल्ट्स, बिकॉज आईब्रो ट्रांसप्लांट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग। जिन्होंने भी हमारे से कराया है दे आर वेरी हैप्पी, इट्स अ ग्रेटिफाइंग काइंड ऑफ आईब्रो रेस्टोरेशन, बिकॉज उनके पूरे चले गए थे। बट अगर मान लीजिए कोई अपनी आईब्रो से खुश है, ही और शी इज़ हैप्पी विद देयर आईब्रो, दे जस्ट वांट टू इंक्रीज द थिकनेस और इंक्रीज द डेंसिटी टू मच, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने नेचुरली गिवन
ट्रेट से डेविएट कर रहे हो, और ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ कि आप वो लाइक ना करो। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि इसको करवा लिया, अब आप बोलो डॉक्टर को नहीं नहीं मेरा पहले जैसे ही कर दो, मेरे को वैसे ही कर दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसको निकालने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्कार पड़ सकता है, निशान पड़ सकता है, नॉट एडवाइज्ड एट ऑल। इसलिए आईब्रो उन्हीं को कराना चाहिए जिनको किसी कारण से आईब्रो का कंप्लीट लॉस हो गया, या किसी चोट या स्किन डिजीज़ की वजह से आईब्रो के बाल चले गए, तब आईब्रो कराना चाहिए। ओके लेकिन निकालने के लिए तो आजकल बाकी लेज़र सर्जरीज और ये आते हैं, उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हेयर ट्रांसप्लांट देखिए इट्स अ एक्सट्रीमली सेफ सर्जरी, बिकॉज ये सुपरफिशियल है, स्किन की 3 to 4 मिलीमीटर डेप्थ तक हम रहते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी क्योंकि दिन भर चलती है वो। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस को मैं 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करूँगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस वो हैं जो शुरू के 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच में देखी जा सकती हैं, जिसमें कि आ जाएगा कि जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं वहाँ पे आपको हल्का सा नंबनेस फील होगा। नंबनेस मतलब छूने पे कम पता लगता है, जैसे हम अपने फेस पे टच कर रहे हैं, हमको 10 on 10 सेंसेशन हो रहा है टच का। जब हम यहाँ फील करेंगे वी विल फील 2 on 10 इन द इनिशियल 1 week to 10 days। ग्रेजुअली वो सेंसेशन वापस आएगी और हमारी जो यहाँ टच करने की जो सेंसेशन कैपेसिटी है वो 10 on 10 हो जाएगी 1 महीने के बाद। तो एक तो साइड इफेक्ट हो गया टेम्पररी नमनेस। दूसरा हो गया कि हल्का सा डिस्कम्फर्ट, बिकॉज बाल जब लगाते हैं तो छोटे छोटे टाइनी वूंड्स बन जाते हैं, उन वूंड्स को हील होने में 7 दिन लगते हैं, तो वो जो हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी रहता है उसमें, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी। तो numbness and discomfort, these are the 2 common complications. Then the third complication which can happen due to negligence is swelling of the face. अच्छा तो आपने देखा होगा आजकल कि काफ़ी पेशेंट्स को सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद चेहरा ऐसे फूल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फ्लूइड्स हैपन्स, जो हमने इंजेक्ट किए थे फ्लूइड्स टू मेक इट नम, वो फ्लूइड ग्रेविटी से नीचे आता है तो चेहरे पे सूजन आ जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हम बताते हैं, और वो प्रिकॉशंस अगर कोई ऑब्जर्व करे तो इट्स ऑलमोस्ट 100% श्योर दैट दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग। और फिर चौथा जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फॉलिकुलाइटिस। लॉन्ग टर्म अगर में नहीं, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म फोर्थ कॉम्प्लिकेशन वुड बी फॉलिकुलाइटिस, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बाल तोड़। तो हल्की छोटी मोटी फुंसी बन सकती है पस फिल्ड इन द रेसिपिएंट एरिया और इन द डोनर एरिया। अगर आपके सर्जरी के दौरान हाइजीन कम्प्लीटली अच्छे से मेंटेन किया गया था एंड पोस्ट सर्जरी भी अच्छे से हाइजीन मेंटेन किया गया है, डस्ट का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो फॉलिकुलाइटिस नहीं होना चाहिए। पर कभी कभार 1 या 2 फॉलिकुलाइटिस फिर भी निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हम 1-2 साल के बाद देखते हैं, जैसे कि जो हमने बाल लगाए थे वो उगे ही नहीं, लेट अस सपोज, दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। दूसरी चीज़ है वो उगे तो बट वो नेचुरल नहीं दिख रहे, कोई भी देख के बता पा रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। तीसरा कि वो बाल तो उगे ही नहीं, प्लस वहाँ पे स्कार और बन गया, तो दैट कैन बी अनदर कॉम्प्लिकेशन। सो दीज आर द सम ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। ओके सपोज मुझे अपने सर पे हेयर लाइन में बाल कम है और बाल लगाने हैं, तो कौन से बॉडी के एरिया से आप बाल लेते हो? हेयर लाइन के लिए तो बहुत क्लियर कट है, हम स्कैल्प के ही हेयर यूज़ करेंगे, बिकॉज बॉडी के यानी चेस्ट हो गया या बियर्ड हो गया, लेग हेयर हो गए, दे विल नॉट लुक नेचुरल ऑन द हेयर लाइन इन माई एक्सपीरियंस। तो हम अपने क्लिनिक में स्कैल्प के ही हेयर यूज़ करते हैं, यानी पीछे के बाल। और पीछे में भी स्पेसिफिक एरिया होता है, जस्ट अबव द नेक और बिहाइंड द ईयर। ये वाला जो जोन है ईयर के जस्ट बिहाइंड और नेप ऑफ द नेक और ईयर के जस्ट ऊपर, ये वाले बाल कैलिबर में बहुत पतले होते हैं, तो हम चेरी पिक करते हैं ऐसे पतले और सिंगल बालों को टू रिस्टोर द हेयर लाइन। बिकॉज इफ़ यू लुक एट एनी नेचुरल हेयर लाइन, आप किसी भी नेचुरल हेयर लाइन देखेंगे उसमें जो बाल हैं बहुत ही पतले और कुछ कुछ बेबी हेयर भी होते हैं। अगर हम ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन में मोटे बाल लगा देंगे, जैसे ट्रिपल्स और डबल्स लगा देंगे, तो वो लुक उतना नेचुरल नहीं आएगा, वो खाली खाली सा भी दिखेगा, सी थ्रू भी दिखेगा और अननेचुरल, कोई भी देख के बता पाएगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन। राइट क्योंकि मैंने देखा है जो लोग
ने हेयर प्लांट कराया यहाँ पे, उनका क्राउन एरिया बॉल्ड हो गया था, तो डॉक्टर ने पीछे से निकाल के बाल आगे लगा दिए, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो बालों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना होता है जो हमारा नेचुरल नहीं होता। तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि अच्छा ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर है विच कैन बी अ ट्रांसप्लांटेड हेयर, क्योंकि अगर हमने 1 मिलीमीटर का गैप रखा है नेचुरल हेयर में, तो उसका गैप 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर होता है, तो पता चलता है कि अच्छा ये क्योंकि इतने से एरिया में हमारे 1000 बाल हो सकते हैं, पर ट्रांसप्लांट के टाइम पे 1000 की जगह वो 500 बाल लग रहे हैं। तो ये डिफरेंस तो पता चलेगा ना हमेशा जिंदगी में? नहीं, देर इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इल्यूजन, ठीक है। आप ये समझिए, ट्रांसप्लांट से हम एक क्रिएट करते हैं इल्यूजन ऑफ फुलनेस और डेंसिटी और कवरेज। वो एक्चुअली जो हाई डेंसिटी को नहीं रिप्लेस कर पाता। नेचुरल बालों में गैप 0.5 मिलीमीटर के लगभग होता है आसपास, ट्रांसप्लांटेड बालों में 1.5 मिलीमीटर के आसपास रखते हैं। बट कभी कभार हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांटेड बालों के बीच में और ज़्यादा गैप है जो कि दिख रहा है। तो उसका कारण है कि उनको या तो जानबूझ के दूर दूर लगाया गया, या फिर लगाए पास पास थे और उसमें से सर्वाइव सारे नहीं किए। तो दैट कैन बी अनदर रीज़न कि ट्रांसप्लांटेड बालों में वो गैप दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में अगर जितने बाल लगाए थे वो सारे ग्रो करके सर्वाइव ही नहीं किए तो आपको उनमें गैप्स दिखेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर जो बाल होते हैं उनमें भी उतना ही हेयर फॉल होता है जितना नेचुरल होता है? हाँ, देखिए, हमारे जो नेचुरल बाल हैं वो हमेशा एक हेयर साइकिल में रहते हैं। एनाजन विच इज़ द ग्रोथ फेज, कैटाजन जो ट्रांजिशन फेज है, और टिलोजन जो रेस्टिंग फेज है। तो नॉर्मली हमारा हेयर साइकिल थ्रू आउट लाइफ टाइम चलता रहता है। द सेम हेयर साइकिल गोज ऑन इन द ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑल्सो। तो ट्रांसप्लांटेड बाल भी नॉर्मल बालों की तरह झड़ेंगे और फिर जड़ से नए उगेंगे। तो उनकी नॉर्मल बालों की तरह कटिंग और सब कुछ हो सकता है, स्टाइलिंग, एवरीथिंग कैन बी डन। जैसे नॉर्मली तो जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज़ में नॉर्मली हमारे बचपन से ही सिखाया जाता है कि बालों में ऑयल लगाओ, तेल लगाओ। ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हम तेल लगा सकते हैं बालों में? देखिए, जो ये नॉर्मल हेयर ऑयल लगाने की जो प्रैक्टिस है मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। और हमारे मेडिकल साइंस में भी हमको डर्मेटोलॉजी में यही सिखाया गया है कि हेयर ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर स्कैल्प हेल्थ एंड हेयर रूट हेल्थ। वाई? बिकॉज नॉर्मली हमारे हेयर रूट्स में बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो दैट ऑयल टेंड्स टू एक्यूमुलेट ऑन आवर स्कैल्प स्किन एंड गिव राइज टू डैंड्रफ एंड पिंपल्स ऑन द स्कैल्प स्किन। तो इन अदर वर्ड्स कि बालों में हम तेल लगाएंगे तो डैंड्रफ के चांसेस और स्कैल्प में फुंसियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो रूटीनली हम हेयर ऑयल नहीं रिकमेंड करते इन जनरल फॉर एवरीवन, चाहे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया हो चाहे ना किया हो। पोस्ट ट्रांसप्लांट जो है भी हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि हेयर ऑयल मत लगाएं। बट लोग बोलते हैं कि बिना तेल के बाल रूखे हो जाएंगे, तो उसमें मेरा ये सजेशन है कि आप शैम्पू के बाद जब आपके बाल हल्के से गीले हैं तो सिर्फ 1 या 2 बूंद तेल की लेंथ में लगाइए, ठीक है, जस्ट टू मॉइस्चराइज द हेयर शाफ्ट। या फिर आप हेयर सीरम भी लगा सकते हैं फॉर द लेंथ एंड नॉट टू मच। तो वो आपकी लेंथ को मॉइस्चराइज करेगा और रूट्स को हेल्दी रखेगा। सेम टेक्निक कैन बी ऑप्टेड फॉर द ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑल्सो। जब किसी ने ट्रांसप्लांट करा लिया, अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो वो नॉर्मली अपने बालों को शैम्पू करके हल्का सा टाल ड्राई करके 1 या 2 बूंद तेल की हेयर लेंथ पे लगा सकते हैं, नॉट ऑन द रूट्स। ओके। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों में पीसीओडी, थायराइड और ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में भी फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा है। सो इसका क्या रीज़न है? जो पीसीओडी कंडीशन है आपने भी जस्ट मेंशन किया, उसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस ड्यू टू विच द इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है और द पर्सन टेंड्स टू डेवलप मल्टीपल स्किन सिम्टम्स, जैसे कि उनको थोड़ा एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है, फेस पे एक्ने निकल सकते हैं, स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, एंड इन द सेम स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम लाइज देयर हेयर ग्रोथ। तो उसमें हल्का सा एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन एंड एंड्रोजन ओवर सेंसिटिविटी। एंड्रोजन मीन्स मेल हार्मोन, सेंसिटिविटी मीन्स उसके लिए बॉडी बिकम्स मोर सेंसिटिव। तो द विमेन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और यंग गर्ल सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, उनको एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर on upper lip, cheeks, chin area and central chest, this can be observed.
और इसके अलावा उनके पीरियड्स भी और डिले होने शुरू हो जाते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स गोज डाउन एंड इट बिकम्स मोर प्रोलॉन्ग्ड. ओके. और थायराइड में भी ऐसा ही होता है? थायराइड में ऐसा नहीं होता. थायराइड में फेशियल हेयर रीग्रोथ नहीं होता, बट थायराइड डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज लॉट ऑफ हेयर फॉल. तो जैसे आपने तो सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत सारे काम किया है. मैंने जैसे बोनी कपूर के केस पढ़ा था कि उनका तो पूरा कंप्लीट बॉल्ड था उनका हेड. ऐसे केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट इफेक्टिव है? हाँ, बोनी कपूर जी का जो बॉल्डनेस का ग्रेड था दैट इज़ ग्रेड 6-7 बॉल्डनेस. और ऐसे मोस्टली आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो इस ग्रेड में जा चुके हैं, जिनको बाकी डॉक्टर्स और बाकी क्लिनिक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब ये बताते हैं कि यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. आप कंप्लीटली क्योंकि बॉल्ड हो चुके हो तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही नहीं चाहिए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इससे काफ़ी डिफरेंट है. जो ग्रेड 6-7 के जो पेशेंट्स हैं, यानी जिनका फ्रंट, मिड और क्राउन पूरा चला गया है, बट स्कैल्प डोनर अच्छी क्वालिटी का है. क्वालिटी ऑफ डोनर मीन्स आपकी डोनर की डेंसिटी और इंडिविजुअल डोनर हेयर कैलिबर, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं. along with that, if they are blessed with good beard hair also, then it is possible to do a very very successful and a gratifying hair transplant for those patients. उनको हम एक बहुत ही वाव काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं. या तो हम उनको फ्रंट और मिड कवर कर सकते हैं जिससे उनकी फ्रंटल लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी. जो भी उनको देखेगा वो यही सोचेगा कि सिर्फ क्राउन में बॉल्डनेस थी. या फिर हम उनको फुल कवरेज भी दे सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि उनके डोनर की क्वालिटी कैसी है. अब बोनी कपूर जी के केस में आते हैं. उनके केस में जो डोनर की क्वालिटी थी, डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी. बियर्ड की भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इसीलिए उनका एक केस थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया कि हमने फुल कवरेज दे दिया एक ही बार में. बट यूजुअली ऐसे केसेस में 2 या 3 सिटिंग्स लगती हैं फुल कवरेज देने के लिए. ओके. तो जैसे अगर हमें हेयर सर पे लगवाने हैं बाल, तो आप बियर्ड से भी निकाल के सर पे लगा सकते हो. और अगर हमें किसी जैसे आजकल मेल्स को बियर्ड रेस्टोरेशन, उसकी प्रॉब्लम अगर वो करवाना है तो आप सर के बाल उठा के बियर्ड में लगाते हो? हाँ, स्कैल्प टू बियर्ड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं. और बट मैं उसमें काफ़ी कंजर्वेटिव हूँ. मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में विच इज़ माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स एक्सपीरियंस, जब प्योरली स्कैल्प टू बियर्ड किया जाए तो मेरी नज़रों में बहुत ऑड दिखता है. ओके. तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती. और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इस चीज़ से बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी कोई बियर्ड नहीं थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा लगवा ली. ये सोच के कि भाई हमको पूरा अच्छे से, आजकल जैसे हीरोज़ की जो, हाँ, बहुत अच्छी डेंस है, उनको बियर्ड चाहिए. सो मेरा ये कहना है कि जब आपको नेचुरली भगवान ने उतनी अच्छी डेंस बियर्ड नहीं दी है, ज़ीरो दी है, तो आप सीधा बहुत हाई डेंसिटी पे नहीं जा सकते. अगर आपको ज़ीरो बियर्ड है तो आप माइल्ड डेंसिटी पे जाइए. माइल्ड डेंसिटी दी है तो उसको थोड़ा मॉडरेटली हैवी की तरफ जाइए. किसी को मॉडरेट बियर्ड है वो उसको हैवी करवा सकता है. ओके. तो जब बियर्ड रेस्टोरेशन होती है, मेरा फर्स्ट चॉइस पर्सनली जो रहता है दैट इज़ बियर्ड टू बियर्ड ट्रांसप्लांट. जैसे आपने देखा होगा ये वाले जो बाल हैं ये अनवांटेड होते हैं, तो वी प्रेफर टू डू बियर्ड टू बियर्ड ट्रांसप्लांट इन मोस्ट केसेस बिकॉज वो 100% नेचुरल दिखता है. ओके. उसमें अगर हमने थोड़े से स्कैल्प मिक्स कर दिए तो ठीक है, बट अगर हम प्योर स्कैल्प टू बियर्ड करेंगे वो हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. और अगर हम कर भी रहे हैं तो बहुत हाई डेंसिटी में नहीं करना चाहिए बिकॉज इट एंड्स अप गिविंग कम्प्लीटली एनिमलिस्टिक बियर लाइक अपीयरेंस विच लुक्स वेरी ऑड. और फिर वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम तो पहले ज़्यादा अच्छे थे, अब तो पूरा हमको कोई देख के हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम क्या करें. तो फिर वो शेव करते हैं तो शेव के टाइम भी वो दिख रहा होता है. ओके. तो प्योर स्कैल्प टू बियर्ड ट्रांसप्लांट के मैं अगेंस्ट हूँ. मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जिसमें बियर्ड प्रीडोमिनेंट हो और स्कैल्प कम हो. तो जैसे आपने बोला यहाँ के बाल निकाल के हम बियर्ड में लगा सकते हैं, सो इज़ इट पेनफुल क्योंकि यहाँ के बाल आपको निकालने पड़ेंगे? देखिए, सर्जरी तो सर्जरी है तो ये पेनलेस तो हो ही नहीं सकती. बट द पेन इज ऑन अ वेरी लेस साइड. पेन इज मिनिमल और आई वुड से माइल्ड पेन बिकॉज जब हम इंजेक्शन देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, उस वक्त हम स्किन को नम करने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं उसका पेन होता है. तो आपने देखा है हमारी बियर्ड की फेस की स्किन काफ़ी लूज है, तो इंजेक्शन इज़ वेरी वेरी लेस पेनफुल. बट आई वोंट कॉल इट अ पेनलेस सर्जरी. इट्स नॉट अ सुपरफिशियल पार्लर लाइक प्रोसीजर कि आप गए करवा के आ गए. ये एक प्रॉपर सर्जरी है जिसमें थोड़ा बहुत पेन भी होगा, लोकल एनेस्थीसिया लगेगा,
जब लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेव ऑफ हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा, और हीलिंग के लिए प्रॉपर टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 to 7 days। तो और पोस्ट सर्जरी भी आपको हीलिंग के लिए एंटीबायोटिक्स और थोड़ा सा पेन किलर वगैरह खाना पड़ेगा। तो इसको एक पूरी तरह एक सर्जरी की तरह ट्रीट किया जाए। ये बात अलग है कि सर्जरी काफ़ी सेफ है और सक्सेसफुल है और काफ़ी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स हैं। ओके, और ये पेन कितने टाइम तक रह सकता है? देखिए, सर्जरी के दौरान जब इंजेक्शन लगता है तभी पेन होता है। ओके, बाद में नहीं सर्जरी होता? के बाद पेन नहीं होता, हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है 1-2 दिन तक। ओके। जैसे दिल्ली में जो बंदा रहता है उसके लिए इतना वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और हर तरीके का पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से कोई प्रिकॉशंस हैं या फिर कोई क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स हैं जो हमें लगानी चाहिए आफ्टर द सर्जरी इज़ डन? देखिए, एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए तो कोई ऐसा प्रिकॉशन है नहीं कि कोई हेयर क्रीम वगैरह या स्किन क्रीम भी कोई ऐसी है नहीं। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए तो यही है कि आप अपने घर में जितनी ग्रीनरी रख पाएँ और जहाँ आप सोते हैं वहाँ थोड़े एयर प्यूरीफायर्स वगैरह इस्तेमाल करें। बट इससे कोई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सर्जरी को अगर हम पॉल्यूटेड एयर में बाहर निकल रहे हैं? सर्जरी की एकदम बात तो आपको बचाना ही है खुद को डस्ट एंड पॉल्यूटेंट से। खासकर ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही हो, बिकॉज जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ का जो पार्टिकुलेट मैटर है वो थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ का जो डस्ट पार्टिकल बड़ा होता है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ओके। तो फॉर 7 days डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम डस्ट एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। और अगर कोई गलत हेयर लग गया है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, कैन इट बी रिवर्स्ड? अगर तो थोड़े ही हेयर हैं जो थोड़े गलत एंगल में लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, अगर थोड़े बहुत हेयर हैं जो गलत डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दे कैन बी करेक्टेड। वी कैन एक्सट्रैक्ट देम एंड पुट देम बैक इन द डोनर एरिया। या फिर अगर हेयर लाइन में है, वी कैन एक्सट्रैक्ट द रॉन्गली प्लेस्ड हेयर एंड पुट देम इन द बैक एरिया फॉर डेंसिटी। बट अगर बहुत ज़्यादा हेयर हैं जो सारे के सारे मिसडायरेक्टेड हैं तो उनको करेक्ट करना इम्पॉसिबल है। ओके। क्योंकि हम यूजुअली क्या होता है ना, इंडियन फैमिलीज़ में हम जब हेयर निकालते हैं और उसके बाद जो टिप दिखती है हम वो कहते हैं दिस इज़ द रूट ऑफ द हेयर। इज़ इट ट्रू या फिर हेयर बहुत अंदर तक होता है स्किन के? नहीं नहीं, वो जो हमारे नॉर्मली जो बाल गिर रहे होते हैं और उसके नीचे जो थोड़ा सा वाइटिश फ्लेक होता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल रूट। वो हमारा एक डेड हेयर शाफ्ट है अलॉन्ग विद लिटिल बिट ऑफ डेड स्किन विच इज कमिंग आउट, इट इज नॉट कमिंग आउट विद द रूट। ओके। तो जब हम सर्जरी के लिए जब हम हेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ग्राफ्ट, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। तो जो फॉलिकुलर यूनिट ग्राफ्ट होता है, आई विल शो यू अ पिक्चर ऑल्सो, मैग्नीफाइड पिक्चर। उसमें क्या होता है, ऊपर एक हेयर शाफ्ट होता है, देन देर इज अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ स्किन ऑल्सो ओवर देयर विच इज ऑलमोस्ट 0.8 millimeters इन डायमीटर। उसके नीचे जो टिश्यूज होते हैं अप टू द हेयर रूट, और हेयर रूट के नीचे छोटा सा फ्लैट फैट ग्लोब्यूल भी होता है, और हेयर रूट के बगल में एक सिबेशियस यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी होता है। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फॉलिकुलर यूनिट ग्राफ्ट और सिंपली अ ग्राफ्ट। ठीक है, एक ग्राफ्ट में 1, 2 या 3 या 4 फॉलिकल्स हो सकते हैं। इसका मतलब एक ग्राफ्ट से 1, 2, 3 या 4 बाल निकल सकते हैं। एवरेज इंडियन पेशेंट में हमने देखा है एक ग्राफ्ट में 2 या 2.5 बाल होते हैं, जबकि एवरेज अमेरिकन या कॉकेशियन पेशेंट में एक ग्राफ्ट में 3 या 4 बाल होते हैं एवरेज। तो उनका हेयर पर ग्राफ्ट रेशो ज़्यादा है हम लोगों से, एशियंस में कम है। तो उनका हेयर क्वालिटी बेटर है इंडियन से? उनकी हेयर डेंसिटी बेटर है, बट उनका इंडिविजुअल बाल पतला और फाइन है। तो बट अगर आप मेरे को एक्सपीरियंस पूछो एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, उनके लिए हमको बोनी कपूर सर टाइप के रिजल्ट्स देना और आसान है। क्योंकि उनका जो डोनर डेंसिटी है हम लोगों से डबल ट्रिपल के आसपास होता है। तो वी टेंड टू गेट मच मोर नंबर ऑफ हेयर फ्रॉम देयर स्कैल्प डोनर्स इन ग्रेड 6-7 केसेस। तो इसका भी कोई रीज़न है कि इंडियंस के जो बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं और हम फॉरेन में जाते हैं तो उनके बाल ग्रे ही होते हैं बचपन से? हाँ, वो तो एथनिसिटी का वेरिएशन है। जैसे हमारी जो स्किन टाइप है, आवर स्किन टाइप इज टाइप 4 स्किन। हमारी जो ब्राउन स्किन में आती है इंडियन स्किन, क्योंकि हमारे मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल स्किन में ज़्यादा है। क्योंकि स्किन में ज़्यादा है तो हेयर रूट्स में भी ज़्यादा है। उनके केसेस में टाइप 3 स्किन देखी गई है जिसमें कि कलर प्रोडक्शन ही काफ़ी कम है, तो इसलिए उनके हेयर भी ब्लैक नहीं होते और हम लोगों के ब्लैक होते हैं। और
उनका हेयर क्वालिटी बेटर होता है या क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता? हेयर क्वालिटी में दो चीज़ें आ गई, हेयर डेंसिटी और हेयर कैलिबर। ओके। कैलिबर में यानी आपका इंडिविजुअल हेयर शाफ्ट कितना मोटा है, तो उनका जो हेयर शाफ्ट कम होता है हमसे, बाल पतला फाइन और स्ट्रेट ओके। होता है, बट डेंसिटी उनकी हमसे ज़्यादा बेहतर होती है। ओके। बट हम ये भी देखते हैं कि शाइनी हेयर, जैसे आजकल हम सबको एक शाइनी हेयर चाहिए, जैसे हमारे एड्स में भी हम जब एड्स देखते हैं तो वो देते हैं काले लंबे मजबूत बाल और शाइनी उस पर लाइट मार के। तो ऐसा भी हमारा एक हेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे आप नेचुरली हैं वैसे ही रहेंगे, या कोई प्रोसीजर्स हैं जिससे हम अपने बाल शाइनी कर लें? फॉर एग्जांपल हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, उनके बाल हमें हमेशा परफेक्ट देखते हैं। अगर मैं आलिया भट्ट के बाल देख रही हूँ तो वो हमेशा एक ही सिमेट्री में होते हैं, शाइनी होते हैं। इज़ इट ऑल नेचुरल और कॉस्मेटिक? देखिए वो तो हेयर स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है ना। जैसे हम एज डॉक्टर जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या हेयर फॉल की दवाइयाँ देते हैं, वो केवल रूट्स पे काम करता है। बाल जब लंबा हो गया तो उसको रूखा रखना, मॉइस्चराइज रखना, उसको कर्ली रखना या स्ट्रेटन करना, वो हमारे हाथ की बात होती है। सो हेयर में शाइन की आपने बात करी, तो शाइन इज नॉट समथिंग विच कैन बी प्रोड्यूस्ड मेडिकली Okay. or by any medical intervention. Shine is due to the hair styling products. So they might be using some hair wax or a hair gel or any kind of hair spray which is providing shine to the hair. Okay. कुछ hair serums भी आते हैं जो hair shine को provide करें, तो it is purely about styling. तो हेयर क्रीम्स, हेयर वैक्स या हेयर ड्रायर्स यूज़ करना, कैन इट डैमेज द हेयर और इट इज़ सेफ? इसमें हेयर ड्रायर को मैं बोलूँगी कि हेयर ड्रायर अगर डेली यूज़ किया जाए, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाए विद द हॉट टेम्परेचर सेटिंग, इज़ नॉट गुड फॉर हेयर. इट कैन कॉज मोर हेयर फॉल और आपके बाल उससे थोड़े फ्रिजी और ड्राई और करली हो सकते हैं अगर हम रोज़ रोज़ बालों को हीट से एक्सपोज करें. जहाँ तक हेयर जेल हेयर वैक्स का सवाल है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन दीज टू थिंग्स कैन बी यूज्ड ओकेजनली और उससे बाल आपके डैमेज नहीं होंगे. मैं ये नहीं रिकमेंड करी कि आप उनको रोज़ रोज़ यूज़ करो, बिकॉज वो आपके बालों में चिपचिपापन प्रोड्यूस करेंगे, फिर डस्ट पोल्यूटेंट अब बाकी सब चीज़ें ज़्यादा स्टिक करेंगे आपके बालों पर. तो वो रेयरली आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशनल नीड्स. बट हेयर ड्रायर एंड जो लोग रीबॉन्डिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे Keratin, हाँ ऐसे हेयर smoothing. स्मूथनिंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें बालों को एक्सेसिव हीट से एक्सपोज किया जाता है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, उससे बाल डैमेज होते हैं. ओके. क्योंकि वो एक्सेसिव हीट से एक बार तो उनका जो प्रोटीन है हेयर का केराटिन वो डीनेचर हो जाता है और फिर बार बार करवाने से वो फिर बाल झड़ जाता है, बेजान सा होकर झड़ जाता है. लेकिन वो तो हेयर लेंथ पे होता है ना, इट डज नॉट अफेक्ट आवर स्कैल्प. लेकिन अगर स्कैल्प पे होता तो इफेक्ट करता है, या हेयर लेंथ पे अगर हम कुछ कर रहे हैं वो भी इफेक्ट देखिए करता वो है? बहुत एक्सेसिव हीट लगाते हैं और वो काफ़ी क्लोज स्कैल्प की स्किन से रखते ही हैं, तो Okay. वो हीट थोड़ी बहुत तो कंडक्शन से जाएगी ना वहाँ पे, और इसीलिए एक दो ट्रीटमेंट्स करवाने से कोई दिक्कत नहीं होगी. बट कोई बार बार रिपीटेड कर रहा है और घर में भी रोज़ रोज़ हेयर ड्रायर लगा रहा है और बार बार केराटिन भी कर रहा है, तो उससे उनकी हेयर रूट्स में बाय कंडक्शन जो हीट जाएगी उससे डैमेज हो सकता है. आप कोई शैम्पूज या कंडीशनर है जो रिकमेंड करते हो, या एनीबडी कैन यूज एनी टाइप ऑफ शैम्पू? See most of the good shampoos which are approved for daily use, जिन पे लिखा रहता है approved for daily use, they don't have too many chemicals and the role of shampoo is just cleansing of the hair roots. तो you can use any of the mild shampoos available in the market and which is not containing too many chemicals. कुछ रिकमेंडेशन है कि आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो? मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन तो मैं नहीं देना चाहिए हमको, बिकॉज वो तो फिर हम एंडोर्स कर रहे हैं ना एक टाइप से, तो वी कैन अवॉइड दैट. जैसे कि हम इंडियन फैमिलीज़ में मेजरली बचपन से ही हमारे घर में मम्मियाँ जो होती हैं वो आंवला, शिकाकाई, हिबिस्किस, कड़ी पत्ता, एलोवेरा और ये सब चीज़ों से घरेलू उपाय बना के वो अपने बच्चों को लगाते हैं और उसी से अपने बच्चों का हेयर वॉश या हेयर कंडीशनिंग करते हैं. इज़ इट सेफ और वी शुड नॉट अवॉइड दिस? आपने जितनी भी चीज़ें मेंशन करी उसमें से मुझे लग रहा है कुछ इरिटेंट भी हो सकती हैं. इरिटेंट का मतलब स्किन थोड़ी सेंसिटिव होगी और उस स्किन पे टच किया जाएगा तो इट कैन कॉज सम रेडनेस, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. तो मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. नॉर्मल जो मार्केट में शैम्पूज अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी आप यूज़ करिए फॉर क्लिनजिंग द स्कैल्प. और ये जो आपने बताया इसमें एलोवेरा जेल इज़ समथिंग विच इज़ सेफ
for scalp, skin and hair shaft also. That can be used occasionally. And hair aloe vera per se is very very safe, but other things that you mentioned, I don't think they should be used at home. Like onion juice? Onion juice, yeah, it should not be used. Amla? It can cause irritation. Amla is too acidic. Okay. आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप अगर उसको खाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड रीठा? रीठा इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट, तो रीठा कैन बी यूज्ड एज अ क्लिनजर, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे. ओके. एंड लेमन अलोंग विद कर्ड? Absolutely no, because both are very acidic and curd will have lot of fat also which can make your hair very sticky. So these two things are a big no. ओके. क्योंकि हमारे मार्केट में आजकल मास्क आते हैं, हेयर मास्क, उस पर स्पेशली बोल्ड करके लिखा होता है पपाया मास्क और बनाना मास्क, बिकॉज इंडियन फैमिलीज इसे एक्सेप्ट करती हैं कि अच्छा पपाया है इसमें और बाल पे लगेगा तो बहुत सुंदर हो जाएंगे. सो शुड वी यूज दोस टाइप ऑफ मास्क और इज इट अ स्ट्रिक्ट नो? देखिए जो हेयर मास्क क्रीम है वो एक मॉइस्चराइजिंग है फॉर द हेयर शाफ्ट, तो वो कोई भी आप हेयर मास्क यूज कर सकते हैं हेयर शाफ्ट के ऊपर नहाने के बाद कुछ मिनटों के लिए, और उसको अच्छे से रिंस ऑफ कर दें. वो आपके हेयर शाफ्ट को एक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा. बट एक्चुअली वो पपाया से थोड़ी बनता है, एक्चुअली तो वो उस नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बनता है. तो दैट इज ऑल आई थिंक अ गिमिक जस्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट. सो हमारे जो बाल हैं उसकी क्वालिटी मेजरली हमारे जो हम खाते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है या हम जो लगाते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है? देखिए जो ग्रूमिंग है, हमारा जो हेयर शाफ्ट है, बाल कर्ली है या स्ट्रेट है या नेचुरली मिक्स्ड है, कर्ली और वेवी टाइप का है और शाइनी जो है, दैट विल डिपेंड ऑन योर हेयर स्टाइलिंग, एक्सटर्नल हेयर स्टाइलिंग. जो हमारी हेयर डेंसिटी और हेयर कैलिबर, these two things are determined by your diet and the medicines which doctor is giving you, that will promote the hair density and hair shaft caliber. ओके. सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बस मुझे ये बताना, इट विल बी लाइक अ रैपिड फायर राउंड. इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू? Okay. कैन वी स्टार्ट? Yes. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट हेयर ट्रांसप्लांट्स डोंट लुक नेचुरल? False. ओके. इट इज अ मिथ. Yes, it is a myth. डू हेयर ट्रांसप्लांट्स वर्क इंस्टेंटली? It's a myth. It takes 8 to 10 months to get full results. ओके. एंड इज इट ट्रू दैट हेयर ट्रांसप्लांट्स ओनली वर्क फॉर मैन? No, they work for both men and women. बट ज़्यादा किस में होता है? हाँ, 90%, 90 to 95% patients are men. अच्छा. ओके. कैन वियरिंग अ कैप कॉज हेयर लॉस? No, Is shaving your head a cure for hair loss? absolutely no. Is hair fall only a genetic problem? No, it can occur due to other factors also, as we said. Okay. And those factors are? Like hormonal factors, dietary changes, stress, all those factors can also cause hair loss. Okay. Do hair transplants use artificial or synthetic hair? No, we use natural hair only. We don't use synthetic and artificial, and don't recommend also, because they can cause lot of foreign body reaction and scarring in the scalp donor. Okay. Does oiling your hair stop baldness? No, in fact it can accelerate the baldness. Okay, that is something new क्योंकि बचपन से oil लगाया जाता है Indian Yes. families में. Yes. Is hair transplant only for fully bald people? No, it can be done for partially bald people also. Okay. Depending upon their hairline. Exactly. Is it true that hair transplant is very painful? No, it is less painful. It is having mild to moderate pain, not severe. Okay. I think this is it क्योंकि मुझे इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है. हमारे बचपन में जो सिखाया जाता है इट इज़ टोटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू साइंस. ओके. सो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी हेयर ट्रीटमेंट करा है. कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं इनका आप नाम बता सकते हो जिसका आपने हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ट्रीटमेंट करा है? हाँ जी, मोहम्मद शामी जी का केस बहुत इंस्पायरिंग रहा, बिकॉज उनके जो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ गए थे. ही बिकॉज ऑफ बेबी गुड लाइफस्टाइल एंड गुड डाइट एंड ऑल, उनके बाल जल्दी ग्रो करना शुरू हो गए थे. Okay. उनका जो केस था एक पार्शियल बॉल्डनेस वाला केस था. उनके फ्रंट में बाल थे थोड़े से, हेयर लाइन कॉर्नर्स रिसीड हुए थे और बहुत बड़ा क्राउन एरिया बॉल्ड था.
तो बिकॉज उनकी डोनर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने काफ़ी अच्छा उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन हम दे पाए। तो दैट इज़ उनका मैं आपको बताना चाहूँगी। और क्योंकि उसके बाद लकीली उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, तो दैट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो दिस इज क्रिकेटर। एनी सेलिब्रिटीज? बोनी कपूर जी तो आपने बता ही दिया, हाँ जी, इसके हाँ अलावा जी। कोई? सो एल्विस जी का केस भी बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग रहा, बिकॉज उनके कंप्लीट बॉल्डनेस नहीं थी, उनका थोड़ा सा हेयर लाइन रिसेशन ही था, बट उसको हल्का सा लोअरिंग करने से उनकी लुक्स काफ़ी एनहांस हो गई है। तो जी। तो अभी जो एल्विश यादव हम देखते हैं, जी। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। उनका जो हेयर लाइनिंग नहीं, है दैट इज वो बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, हिज नहीं, बट हेयर लाइन द तो आपकी वजह कंटेंट। से जी है। जी जी जी। मतलब उनकी ब्यूटी का राज है डॉक्टर आर्य का। या फिर उनकी ब्यूटी का राज है यूजेनिक्स, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। इसमें एक डॉक्टर अकेला क्रेडिट ना ले, पूरी टीम का क्रेडिट है जो हमारी तो सारी जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन द रूम? सो हमारे पास जो सिस्टम है, हम एक लीड सर्जन, एक असिस्टिंग सर्जन, एक या दो नर्सेज एंड टीम ऑफ 6 to 7 टेक्नीशियंस। सो द होल टीम परफॉर्म्स इन कंजंक्शन टू गिव अ सक्सेसफुल नाइस रिजल्ट। बट कितने लोग होते हैं यूजुअली? मैंने आपको बताया ना, जैसे 6 से 7 अच्छा, टेक्नीशियन, एक नर्सेज, एक ओके। नर्स या दो नर्स एंड वन सुपरवाइजिंग मतलब डॉक्टर एंड वन लीड सर्जन। 10 लोग हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके। 10 लोगों की टीम लगती है। जी जी। और कितने टाइम तक चलता है ये प्रोसीजर? यूजुअली जैसे अगर थोड़ा एरिया, जैसे एलविश जी का केस था जिसमें हमने सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन किया, वो एक दिन में हो जाएगा। बट अगर किसी का एरिया ज़्यादा बड़ा है, जैसे बोनी कपूर जी का था, तो उसमें 2, 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। 2-3 सिटिंग्स या फिर नहीं, 2, 3, 4, कंटिन्यूअसली हाँ, लगते हैं वो? कंजेक्यूटिव डेज। ओके। क्योंकि मान लीजिए फ्रंट किया हमने, सेकेंड डे में हमने थोड़ा मिड किया, रिमेनिंग एरिया हमने थर्ड डे में किया, तो वैसे करेंगे। ओके। और ये कौन सी एज तक के लिए सेफ़ है? अगर 15 साल या 20 साल के बच्चे करवाना चाहें हेयर ट्रांसप्लांट, तो इज़ इट सेफ़ फॉर देम? देखिए, इट इज़ बिग नो बिलो द एज ऑफ 18। 18 से कम की एज में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ट्रांसप्लांट करने का। और अपर एज में कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपकी एज मान लो 85 भी है, बट आपके पैरामीटर्स नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो ट्रांसप्लांट इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ, हम उस एज पे भी कर सकते हैं। आपने कोई पेशेंट को मना किया है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता बेस्ड ऑन देयर ब्लड काउंट और सीबीसी काउंट और हाँ समथिंग? जी, जब किसी को कोई सीवियर हार्ट इशू हो, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको कार्डियक एरिथमिया था, हार्ट रिदम प्रॉब्लम था, तो हमने उनको ट्रांसप्लांट के लिए मना कर दिया। कभी कभी किसी की ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि दवाई से कंट्रोल नहीं होता, तो हम उनको मना कर देते हैं सर्जरी के ओके। लिए। सर्जरी के टाइम बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं कि उनकी शुगर बहुत हाई है, इट इज़ नॉट वेल कंट्रोल एंड दे वांट इमरजेंसी सर्जरी, तब भी हम मना कर देते हैं। ओके, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट एंड एंड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव, यस। इट्स अ बिग नो फॉर देम। हाँ, हार्ट पेशेंट में हमको देखना पड़ेगा, अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, उनके कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस मिल चुका है, और मान लीजिए कुछ एंजियोप्लास्टी हुआ था एंड नाउ ही इज़ वेल कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो कर सकते हैं। बट अगर हार्ट का आउटपुट ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको कोई इशू है, कार्डियक इशू है, तब डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ओके। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रात को सर धो के सोते हैं। इज़ इट सेफ टू स्लीप विद योर वेट हेयर? सेफ तो है, आई वुड से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बाल जितनी देर तक गीला रहेगा तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। अच्छा। सो बालों को बहुत ज़्यादा देर तक भी गीला ना रखें, उनको सुखा लें। आजकल हेयर ड्रायर में एक रूम टेम्परेचर की सेटिंग आती है, उससे आप बाल ड्राई कर लें और फिर सोएं तो ज़्यादा बेटर है। पूरी रात बाल गीले रहेंगे तो वो मॉइस्चर लंबा रहने की वजह से हेयर शाफ्ट कैन बिकम ब्रिटल, तो बाल टूट सकते हैं ज़्यादा। उससे हेयर फॉल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सुना है कि जो सिल्क बेडशीट्स होती हैं या सिल्क पिलो कवर्स होते हैं वो बेटर रहते हैं कॉटन पिलो कवर्स से। ऐसा है, या कॉटन पिलो कवर्स आर आल्सो गुड? देखिए, बहुत हल्का सा बेनिफिट होगा अगर कोई सिल्क पिलो यूज़ करेगा, बिकॉज सिल्क इज़ सो स्मूथ, तो वो आपके उसके जो फैब्रिक के फाइबर्स हैं वो बालों के साथ रब होके उनको फ्रिजी नहीं बनाएंगे। तो हल्का सा बेनिफिट मैं मान सकती हूँ सिल्क से होगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉटन और सिल्क इक्वली गुड हाँ जी। और बैड जी है जी हेयर जी क्वालिटी के लिए। जी। क्या हम रोज़ बाल धो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रोज़ बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ बाल धोने से ज़्यादा हेयर फॉल तो नहीं होता? नहीं।
ओके। इंडियन लड़कियों की बात करें तो जो मम्मी लोग होते हैं वो पोनीटेल्स या प्लीट्स करके भेजते थे बचपन में हमें स्कूल। तो प्लीट्स या पोनीटेल करने से हेयर क्वालिटी बेटर होती है या फिर बाल खुले रखने ज़्यादा अच्छे रहते हैं या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, अगर प्लेट्स बहुत टाइट कर रहे हैं ना, बालों को बहुत खींच के टाइट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हेयर फॉल बढ़ेगा। और जो बहुत बालों को खींच के बालों को पोनीटेल बना रहे हैं, उसमें भी हेयर लाइन रिसीड हो सकती है। तो बालों की रूट्स पे पुल नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर स्कूल में खुले बाल छोड़ के जाएंगे तो देयर इज़ अ रिस्क कि बच्चे उसको खासकर यंग गर्ल्स माइट एंड अप कंटेमिनेटिंग देम। तो इट्स बेटर टू टाई देम, बट टाई देम लूजली। Okay, so is ponytail better or pleats are better? बोथ आर सेम फॉर मी, या दोनों? अनलेस आपकी रूट्स ना खींच रही हो। अच्छा। और कोई अच्छा वे भी है टू कोम योर हेयर या ब्रश योर हेयर, या आप कोई भी कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, कोम्ब ऐसा होना चाहिए जो मतलब एक तो उसकी जो टिप है, कोम्ब में जो होते हैं उसके ब्रिसल्स होते हैं, ब्रिसल्स के ऊपर जो टिप है, दैट शुड नॉट इंजर योर स्कैल्प। ओके। ठीक है, स्कैल्प स्किन, क्योंकि स्कैल्प की स्किन बहुत पतली होती है, तो अगर हम बहुत विगरसली करेंगे और पॉइंटेड होंगे ब्रिसल्स, तो वो आपकी स्किन को एब्रेड कर सकते हैं। तो आजकल आता है एक ब्रिसल जिसके टिप पे वो थोड़ा राउंडेड वो होता है, तो प्लास्टिक। बीड होता है, तो दैट इज बेटर बिकॉज वो ट्रॉमेटाइज नहीं करेगा आपकी स्कैल्प स्किन को। और फाइन कोम नहीं यूज करना चाहिए जिनके बाल बहुत उलझते हैं, क्योंकि वो उलझे हुए बालों को फाइन कोम से सुलझाएंगे तो वही रूट्स पे फिर से खिंचाव पड़ेगा। तो कोम शुड बी सच जो आपके बालों को ठीक से डिटेंगल भी कर दे और रूट्स को ज़्यादा ना खींचे। तो मतलब हम जो कोम यूज कर रहे हैं उसके ब्रिसल्स के बीच में ज्यादा गैप हो तो ज़्यादा तो बेटर है हमारी हेयर क्वालिटी इंप्रूव Correct, करने के लिए। सो कैन यू टेल द वर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग फॉर देयर हेयर? ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पता नहीं है, हम अनजाने में हम अपने बालों के साथ गलत करते जा रहे हैं? मुझे लग रहा है आजकल वो हेयर स्टाइलिंग के चक्कर में बालों में हीट का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, सैलून्स में भी और लोग घर पे भी करते हैं। लोगों ने घर में आयरन भी खरीद के रखी हुई है बालों को स्ट्रेटन करने के लिए। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। ओकेजनली कभी करें तो ठीक है, लाइक वंस इन अ ईयर और वंस इन 6 मंथ्स। बट अगर आप रोज़ रोज़ अपनी हैबिट बना रहे हो, आप काम पे जाने से पहले रोज़ ही हीट करके आप बालों को स्ट्रेटन कर रहे हो, तो वो बालों को काफ़ी डैमेज कर सकती है। और एक और ट्रेंड है कि जिनके बाल स्ट्रेट हैं वो कर्ली करना चाहते हैं, तो कर्ल करने के चक्कर में भी बहुत उसको हीट से एक्सपोज करते हैं, वो भी एक गलत ट्रेंड है। और जैसे यंगस्टर्स में आजकल ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का फैशन बहुत बढ़ गया है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से भी हमारा हेयर हेल्थ में कुछ डिफरेंस एग्जैक्टली, बोथ कैन एक्सेलरेट द हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस। या बोथ ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग कैन एक्सेलरेट द हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस। अच्छा, तभी ज़्यादा लोग गंजे हो रहे हैं आजकल क्योंकि यूथ में तो ड्रिंकिंग का फैशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड एनी यू कैन सजेस्ट एनी टॉप 5 फूड्स जो हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल हैं? देखिए, मैं तो प्रोटीन रिच फूड्स पे ही फोकस करूँगी, तो हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। एग्स आर हेल्पफुल, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए यू कैन टेक नट्स एंड सीड्स ऑल्सो। एंड जो हमारी दालें हैं, सोयाबीन हैं, स्प्राउट्स हैं, तो ये सारे फूड आइटम्स अगर कोई लेगा, होलसम न्यूट्रिटिव डाइट लेगा, तो उनकी हेयर हेल्थ भी अच्छी होगी। ओके। जैसे बचपन में ना हिंदू हिंदू बच्चों में जैसे ही बच्चा कोई पैदा होता है पहले उसके हेड को शेव कराया जाता है। क्या उसकी वजह से हेयर बेटर आते हैं या फिर शेविंग किसी भी एज में हेड शेव करने से हेयर ग्रोथ होता है? नहीं, शेविंग से हेड बेटर नहीं होते हैं। तो शेविंग का हेड की बेटर होना, हेयर हेल्थ बेटर होना, दैट इज़ नॉट ट्रू। बट हाँ, शेविंग से एक हेल्प हो जाती है जिनको स्कैल्प में इन्फेक्शन है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो शेविंग से जिसको भी डैंड्रफ है एकदम से तो पूरा क्योर हो जाता है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग ऑयल लगाने से डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ता है और ऑयल जितना कम रहेगा उतना डैंड्रफ हमारे में। सो हाउ डू वी मॉइस्चराइज आवर हेयर? इज इट एनी नीड टू मॉइस्चराइज आवर हेयर या फिर नेचुरली जो है वैसा ही सही है? नेचुरली ही है जैसा वो ही सही है, बिकॉज हमारे हेयर में नेचुरली ऑयल काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा है। बट आप मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो हेयर लेंथ को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, हेयर रूट्स को नहीं। Okay. So one last question before we end this podcast.
कोई भी एक एडवाइस आप देना चाहोगे यंगस्टर्स को कि उनको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए ताकि उनके हेयर क्वालिटी, हेयर प्रॉब्लम्स कम हो और वो अच्छे हेयर के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे? देखिए, इट इज़ आई वुड से नैरोइंग डाउन टू द बेसिक्स ओनली, कि वो उनकी डाइट का ख्याल रखें. डाइट शुड बी रिच इन द प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर इम्पॉर्टेंट गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक ऑल वाइटामिन एंड मिनरल्स. तो एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, दूसरा अपनी स्लीप का ख्याल रखें, तीसरा अपने बालों को बहुत ज़्यादा हीट और केमिकल से ना एक्सपोज करें फॉर हेयर कलरिंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग एट्सेट्रा. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर ग्रोथ में भी कुछ हेल्प करा है, और इज़ इट नॉट हेल्पिंग करंटली? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ सॉफ्टवेयर्स अभी हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिनसे हम एरिया को ऑटोमेटिकली उसमें मेजर कर सकते हैं, रेसिपिएंट एरिया को, डोनर एरिया को. सो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ पे रोल आ रहा है. और दूसरी चीज़ है, आपने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस रोबोटिक डिवाइसेस, उसमें भी काफ़ी रिसर्च जारी है कि कुछ रोबोटिक डिवाइसेस हों जो हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को और एक्यूरेट बना पाएँ और हीलिंग को और फास्ट कर पाएँ. तो उस पर भी एक रिसर्च जारी है. फ्यूचर है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो विच वन इज़ बेटर, स्टेम सेल हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस ट्रेडिशनल हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, स्टेम सेल जो हेयर रेस्टोरेशन है यूजिंग स्टेम सेल हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल क्लिनिकली एज ऑफ नाउ. रिसर्च बहुत ज़्यादा इस पे हो रही है, वेस्ट में भी, यूएस में भी, बट अभी तक कोई क्लिनिकली सक्सेसफुल ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जो हम रूटीनली अपने पेशेंट्स को ऑफर कर पाएँ. बहुत सारी कंपनियां स्टेम सेल रिलेटेड सॉल्यूशंस आजकल मार्केट में ले आई हैं, बट द रिजल्ट इज़ ज़ीरो. सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टेम सेल फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर रीग्रोथ एज सच. तो उस पर ट्रायल्स जारी हैं, उस पर सक्सेस जब मिलेगी हम तब उस पर सोचेंगे, अपने पेशेंट्स को ऑफर करेंगे. बट समथिंग एक्सपेरिमेंटल जो हमको पता है अभी काम ही नहीं कर रहा, वाई टू अननेसेसरली ऑफर इट टू आवर पेशेंट्स. तो जैसे यूजेनिक्स में बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, हमारे इंडिया में ही जनरली इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, यहाँ की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. सो हाउ डू यू केटर इंटरनेशनल पेशेंट्स इनटू यूजेनिक्स? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का एक बेनिफिट है, दिस इज़ वन प्रोसीजर जो एक बार आपने करा लिया तो आपको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस के लिए. राइट. उसका एक ये इम्पॉर्टेंट है. तो अगर कोई आया, एक बार करवा के चला गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार आना पड़ेगा. जस्ट फॉलो अप रूटीन की भाई रिव्यू के लिए कि कैसा चल रहा है, दैट कैन बी डन virtually also. They can send pictures and we can advise them virtually also. So that is the advantage of hair transplant procedure per se. But India में otherwise भी medical tourism बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, because Indian doctors का experience, hands on experience, practical experience बहुत ज़्यादा होता है. Cost of treatment and hospitals is much lesser than the West, and the expertise you get over here is much better as compared to the global level. So maybe that is the reason many people are coming here for their medical treatments. तो सपोज मुझे कराना है हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या ज़रूरी है कि सिर्फ मेरा हेयर ही मेरे दूसरे हेयर पे लगेगा, या कोई और डोनर भी मुझे हेयर दे सकता है? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा. दैट इज़ कॉल्ड ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट. जब आपका ही हेयर लेके आपको लगाया जाता है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट में ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट ही करते हैं. हम दूसरे किसी और से लेके नहीं लगाते, बिकॉज उसके केसेस में फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसलिए किसी और का लेके लगाने की एथिकल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और उसके रिजेक्शन वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी विल रिजेक्ट दैट एज अ फॉरेन बॉडी. बट बिकॉज किडनी, अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाए या लीवर फेलियर हो जाए, दोज आर इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स. उनके केसेस में किसी और की किडनी या किसी और का लीवर ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है बिकॉज उस केस में रिस्टोर करना ऑर्गन ट्रांसप्लांट से इज़ लाइफ सेविंग. बट बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ लाइफ सेविंग सर्जरी, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी और का लेके हेयर ट्रांसप्लांट लगाएं. लेकिन जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, वो हेयर लॉस हो जाता है, एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हेयर डोनेट करते हैं,
उनकी विग्स बनाने के लिए या फिर उनका हेयर ट्रांसप्लांट में हेल्प करने के लिए। सो कैंसर पेशेंट्स के लिए ये सेफ है अगर वो किसी और का हेयर अपने सर में लगवाना चाहें? नहीं, वो विग पहनते हैं, किसी और के हेयर से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? नहीं, वो किसी और के हेयर से बनी हुई विग पहन सकते हैं। और वो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते कैंसर के पेशेंट्स, बिकॉज उनका डोनर एरिया, पीछे के बाल भी चले जाते हैं। बट काफ़ी सारे मैंने कैंसर के पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनका ट्रीटमेंट बंद होने के बाद वो बाल वापस आ गए। ओके, मतलब उस टाइम पे चले गए थे और वही हेयर रीग्रो हो गया। हाँ, क्योंकि उनकी रूट्स नहीं गई थी। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, बट अगर हम पीछे के डोनर एरिया से निकाल के आगे लगा रहे हैं तो वी डू इट फ्रॉम द रूट्स, इसलिए वो वाला हेयर ग्रो हमारा पीछे वहाँ नहीं पे होगा। नहीं होगा। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, उनके हेयर लेंथ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी लंबी हो जाती है। कुछ वो एक्स्ट्रा करते हैं या फिर इज इट एक्सटेंशंस ओनली, या हम ओनली एक्सटेंशंस ओनली। हम हेयर लेंथ या शॉर्ट या लंबी हम जल्दी मतलब अगर हमारे छोटे बाल है तो हम जल्दी से उसे grow लंबा कर नहीं सकते कर सकते। नहीं कर सकते। सेलिब्रिटीज़ के लिए कुछ अलग प्रोसीजर है या कॉमन मैन के लिए अलग प्रोसीजर है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम? नहीं, एब्सोल्युटली सेम प्रोसीजर ही होगा, देयर कांट बी टू डिफरेंट प्रोसीजर्स। बट ये है कि सेलिब्रिटीज दे ऑप्ट फॉर नॉन ट्रिम ट्रांसप्लांट, यानी वो बिना हेड शेव के लंबे बालों के बीच में ही थोड़े थोड़े बाल लगवाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फुल फ्लेजेड हेड शेव। या फिर वो अपने काम से ब्रेक लेते हैं लंबा 2-3 महीने का, ताकि वो प्रोसीजर भी कराएं और 2-3 महीने में उनके बाल वापस से लेंथ में ग्रो हो जाए। और कॉमन मैन पहले शेव कराता है और उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट? कॉमन मैन में भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते काम से ऑफ लेना या पब्लिक लाइफ में है, तो वो लोग भी नॉन ट्रिम मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, आपकी कोई पर्सनल स्टोरी ऐसी है जो आप शेयर कर सकते हो? आपने किसी का हेयर ट्रांसप्लांट किया और अब वो काफ़ी खुश हैं अपने एक्सपीरियंस से? हाँ, मैं अभी 2-3 केसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो काफ़ी ग्रेटिफाइंग था जैक्स ऑस्टिन जी का केस जो हमारे पास आए थे। वो ही इज़ फ्रॉम यूएस बट ही सफ़र्ड फ्रॉम अ कैंसर कंडीशन, ही हैड हॉजकिंस लिम्फोमा। तो जब उनका वो ट्रीट हो गया, क्योर हो गया, तो ही ट्रीटेड दैट एज अ सेकेंड लीज ऑफ हिज लाइफ। तो ही स्टार्टेड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ Okay. एंड ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ओन नहीं करूँगा, तो वो एक व्हीकल लेके उन्होंने बड़ा सा उसको कस्टमाइज़ किया, वो उसी में रहते हैं और उन्होंने थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल किया। अभी वो आई थिंक बाद में फिर दूसरे कंट्रीज़ भी घूमने में गए हुए हैं। तो उनका जो रिज़ल्ट है काफ़ी ग्रेटिफाइंग रहा, बिकॉज कैंसर ठीक होने के बाद, दवाइयाँ बंद होने के बाद उनके जो डोनर वापस आया वो काफ़ी अच्छा था। और ही वॉज ऑल्सो ग्रेड 6-7 काइंड ऑफ बॉल्डनेस, बट ही गॉट फुल कवरेज विद द ट्रांसप्लांट दैट वी डिड। तो उनका केस काफ़ी इंस्पायरिंग था। फिर और एक हमारे पेशेंट है ऑस्टिन गो, जो कि बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट्स के टीचर हैं और उनका ट्रांसप्लांट, हल्की उनके बाल बहुत अच्छे थे, उनकी एज को देख के लगता ही नहीं कि एज उतनी ज़्यादा है, बट उनका हमने हेयर लाइन रेस्टोरेशन किया था, वो रिज़ल्ट भी काफ़ी ग्रेटिफाइंग रहा। ओके, तो मेल्स में बेटर रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स? देखिए, मेल्स में बॉल्डनेस भी तो ज़्यादा होती है, फीमेल्स दे डोंट सफ़र फ्रॉम एब्सोल्यूट बॉल्डनेस लाइक मेल्स। सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कंडीशन इज स्पेसिफिक फॉर मेल्स ओनली, इसलिए हमारे 90% पेशेंट्स मेल्स होते हैं। बट फीमेल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है 2 सिनेरियोज़ में। अगर उनका माथा बहुत बड़ा है, उनको छोटा करना है, तब फीमेल हेयर लाइन रेस्टोरेशन बोलते हैं हम उसको, वो हम कर सकते हैं, विच इज़ इक्वली सक्सेसफुल एंड ग्रेटिफाइंग। देन दी सेकेंड कंडीशन इन वेमेन इज़ कि उनकी डिफ्यूज़ थिनिंग हो रही है, मान लीजिए ओवरऑल बाल पतले हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसप्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं होता, वहाँ पे हम छोटा ही एरिया ट्रीट कर पाते हैं, बिकॉज वेमेन में डेंसिटी पीछे उतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरी चीज़ है, वी डोंट हैव बॉडी हेयर, मैन में हम बॉडी हेयर लेके भी रिस्टोर कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे 100 में से 90 to 95% पेशेंट्स आर मैन एंड 5 to 10% आर वेमेन। ओके, सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब मिलती है जब आप, मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे, लोग अपनी सुंदरता को अपने बालों से रिलेट करते हैं। अगर वो गंजे हैं या उनके कम बाल हैं तो उनको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, और फिर वो आपके पास आते हैं, आप उनको दोबारा से एक सुंदर बना देते हो बाल लगा के। तो क्या एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है बीइंग अ डॉक्टर? डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, दिस इज़ वन मेडिकल प्रोसीजर जिसके रिजल्ट्स बहुत ग्रेटिफाइंग हैं, विजुअली ही वो दिखते हैं।
देयर इज नो मतलब टेस्ट नीडेड की रिजल्ट आएगी नहीं, वो सामने ही दिख रहा है आपको रिजल्ट। सो इन दिस प्रोसीजर जो मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटिफाइंग मूवमेंट रहा है कि बालों जब बाल आ गए कि somebody who is bald and is gotten back his hair, वो अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो वेट लॉस भी करते हैं, अपनी डाइट को भी ठीक करते हैं, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। तो जब वो ओवरऑल अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज़ मोर ग्रेटिफाइंग टू मी व्हेन दे गेट देयर हेयर एंड कॉन्फिडेंस बैक। ठीक है, इसी के साथ आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर शेयरिंग सच नाइस इन्फॉर्मेशन। बहुत एजुकेशनल कॉन्वर्सेशन थी, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही एजुकेशनल लगा होगा ये पॉडकास्ट जितना हमें लगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, वील ट्राई कि आपको रिप्लाई ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। हमने अभी रिसेंटली भविष्यवाणी क्लिप्स चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं अपने ही पॉडकास्ट से। अगर आप पूरा 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट नहीं देख सकते, आपको 5-7 मिनट की शॉर्ट क्लिप्स देखनी है, सो प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी क्लिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।